प्रैक्टिस कम है क्या? ये लड़को एक और नीचे भी लाइट लगाना होगा, नीचे भी लाइट लगाना होगा। यहाँ से ज़्यादा रिफ्लेक्शन होने से ना ये कैमरा एंगल को थोड़ा सा डाउन करना होगा क्या कैमरा। यूनिट 2 क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड दिखा देगा। मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली इसी को शुरू करते हैं इसको। देखिए जो मैथमेटिकल इंडक्शन है ना वो बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन ये क्लास 11 में है, ठीक है, ये वाला चैप्टर क्लास 11 में है। इसमें होता क्या है कि जो फॉर्मूला हमें इन जनरल दिखता है, जैसे कि आपने काफ़ी बार सुना होगा कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला मालूम है आपको? जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n अगर प्लस किया जाए तो इसका आंसर क्या होता है? n × n + 1 बाय 2, ठीक है, n × n + 1 बाय 2। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहते हैं कि इसी फॉर्मूले को हम लोग 3 स्टेप में प्रूफ करते। एक्चुअली फॉर्मूला को ही एक यू कैन से प्रोसेस के थ्रू वापस प्रूफ करना, फॉर्मूला को ही एक प्रोसेस के थ्रू वापस प्रूफ करना कोई हम लोग क्या कहते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में जो प्रूफ करने का तरीका है वो 3 स्टेप में चलता है। 3 स्टेप अगर आप लोग को याद होगा, पहला वाला स्टेप 1, देन स्टेप 2, देन स्टेप 3। तीनों स्टेप को जब हम लोग दिखाते हैं तो एज ए होल हमें क्या देखने को मिलता है कि ये प्रूफ होते हुए दिखता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि n का वैल्यू 1 लेना। n क्या था यहाँ पे? अगर इस फॉर्मूला के मुताबिक n क्या था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर को प्लस करना आपको? 1 से लेके 10 तक प्लस करना है तो n का वैल्यू 10, 1 से लेके 20 तक प्लस करना है तो n का वैल्यू 20। ना होता क्या है कि ये जो सम ऑफ नेचुरल नंबर है, तो हम एक छोटा सा ऐसे फॉर्मूला को ही प्रूफ करते हैं 3 स्टेप में। पहला स्टेप है n का वैल्यू 1 लेना। 1 लेना मतलब कि पहला वाला नंबर, एक ही नंबर, लेफ्ट हैंड साइड कितना है? पहला वाला नंबर कितना है? 1, ठीक है। राइट हैंड साइड में n मतलब 1 मतलब एक ही नंबर, राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या है? n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। n का वैल्यू हमने क्या पुट किया? 1। अगर n का वैल्यू 1 पुट किया जाए तो 1 × 1 + 1 बाय 2 क्या बन रहा है? 1 × 2 बाय 2, 2 to कैंसिल क्या बनता है? दिखाओ 1। तो पहला स्टेप जहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करते हैं और हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर को नोटिस करते हैं और दोनों का आंसर सेम मिलना चाहिए और सेम मिलता भी है, मिलेगा, बिकॉज ये फॉर्मूला है जो वाइस वर्सा फॉर्मूला के इक्वल, मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है वो राइट हैंड साइड के बराबर मिलेगा। सेकेंड स्टेप क्या कहते हैं? ये पहला स्टेप जिसमें n का वैल्यू 1 पुट करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है कि नहीं वो चेक करते हैं और हमेशा इक्वल ही होता है। तो इसी के कॉन्फिडेंस में हम लोग स्टेप 2 में हम लोग ये मान लेते हैं लेट n = k is also true।
ठीक है, मतलब क्या है कि ठीक है n भी कोई एक नंबर है, k भी कोई एक नंबर है, n इज आल्सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, k इज आल्सो सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कंप्लीट हो नहीं। तो क्योंकि स्टेट 1 करेक्ट हुआ तो स्टेट 2 जहाँ पे m को k से रिप्रेजेंट करके हम लोग ये मान लेते हैं कि ये भी सही है, और इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को प्रूफ करके नहीं दिखाना होता, हम लोग डायरेक्ट मान लेते हैं कि k इज आल्सो करेक्ट, k plus 1 divided by 2, k plus 1 divided by 2। दिस इज स्टेप 2 में कुछ नहीं दिखाना कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हुआ नहीं हुआ। ये जो पहला स्टेप का कॉन्फिडेंस होता है कि n दोनों साइड में बराबर मिला, तो स्टेप 2 में उसी का फायदा उठा के n की जगह में k लिख के भी हम लोग मान लेते हैं कि दैट इज ट्रू। ठीक है, दैट इज द सेकंड स्टेप। मेन हमें प्रूफ करना होता है स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हमें ये दिखाना होता है कि अगर 1 में सही बैठ रहा है, k में सही बैठ रहा है, तो इसका मतलब कि n इक्वल टू k प्लस 1 also need to be n इक्वल टू k प्लस 1 भी सही बैठना चाहिए। मतलब n इक्वल टू k प्लस 1 हम लोग राइट हैंड साइड में पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे मेन प्रूफ को शुरू होना है। ठीक है, मेनली कैलकुलेशन यहाँ पर थर्ड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में कुछ कैलकुलेशन नहीं है। अगर n का जगह में इसी लाइन में 1 प्लस 2 प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा रहा है प्लस 4, ऐसे करते करते जो लास्ट नंबर हम लोग इन जनरल क्या लिखते हैं, n लिखते हैं यार। तो n के जगह में हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, k प्लस 1। तो हमें इसका आंसर को दिखाना है कि ये सही बैठेगा ना। आपको ये भी समझना होगा कि इसका राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में फॉर्मूला हमने क्या लिखा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर हमने ये मैं राइट साइड का पार्ट आपको दिखा रहा हूँ कि आपको निकालना है कि आपको किस हिसाब से चीज़ों को निकालने से आप मानेंगे कि आंसर सही है। n का वैल्यू क्या है, k प्लस 1। आपको जो लास्ट में यहाँ से मॉडिफाई करते हुए आंसर मिलेगा वो आंसर क्या होना चाहिए, k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आपको घूम फिर के ये वाला आंसर निकालना ही होगा इससे सॉल्व करके। दैट शुड बी द मेन मोटिव, बिकॉज we have been replacing n with k plus 1, तो जहाँ पे भी n है उसमें इसके जगह में k plus 1 होना चाहिए, तब सही माना जाएगा ना। ये जो नंबर्स हो रहा है ये तो सीरियली आ रहा है ना, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया। इसका मतलब है कि k plus 1 से पहले कौन है, what is the number before k plus 1? Obviously k, k के बाद क्या आएगा, k plus 1। तो ये जो इससे पहला वाला नंबर था कि यहाँ तक प्लस करके एक हमने श्योरिटी ले लिया था ना कि n का वैल्यू k होने से 1 से लेके k तक प्लस करने से क्या बनेगा, k इंटू k प्लस 1। तो ये वाला जो पार्ट है इसकी जगह में किससे रिप्लेस किया जा सकता है, k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और साथ में क्या है k प्लस। तो यही पे हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। यही पे मेन सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए और जिसका आंसर ये निकलेगा। ये निकालने से ये जो हमने k n इक्वल टू k प्लस 1 है, दिस इज आल्सो। तो तीनों केस ट्रू हो जाने से हम लोग मानते हैं कि ये फॉर्मूला भी ट्रू है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप अगर एलसीएम ले लेंगे इसमें 2, तो क्या बनेगा, k इंटू k प्लस 1 इंटू 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 1 इसके 2 इंटू यहाँ पे बीच में प्लस 2 इंटू k प्लस। यहाँ पे अगर कॉमन कौन है, k प्लस 1 कॉमन है, तो k प्लस 1 को अगर कॉमन लिया जाए, यहाँ पे कौन बचा, k, यहाँ पे प्लस 2, यही तो मैं दिखा रहा था आपको, k प्लस 1, ये k प्लस 1 कितना बनता है, k प्लस, नीचे क्या है 2, इसको इस तरीके से भी लिखा सकते हैं आप, ये k प्लस 1 प्लस 1 बाय, तो यही से लास्ट लाइन आपको लिख देना है, therefore n इक्वल टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, हैंड्स प्रूफ। बात इतना लिख देना। किसी भी एक फॉर्मूला को 3 पार्ट में इसको प्रूफ करके दिखाया जाता है। सबसे पहले n का वैल्यू 1 लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है कि नहीं उसको हम लोग देखते हैं। सेकेंड में k लेते हैं, k को शुरू से ही हम लोग मान लेते हैं कि ये सही है, ये सही ऑलरेडी सही होगा बोल के उसको मान लेते हैं टू बी ट्रू। सेकेंड स्टेप को ये थर्ड स्टेप में यूज करना होता है ताकि इसको प्रूफ किया जाए। सेकेंड स्टेप को जिसको हमने ट्रू मान लिया था, इसको थर्ड स्टेप में वापस यूज करते हैं
ताकि ये जो n इक्वल टू k प्लस 1 है इसको प्रूफ किया जाए। हमें क्या आंसर निकालना है ना, वो आपको शुरू से ही मालूम है कि इस थर्ड स्टेप में ये जो पूरा मॉडिफाई करते हुए आपको लास्ट में क्या आंसर निकालना है वो आपको पहले से आइडिया होता है, तो उसी के बेसिस पे आप मॉडिफाई करते हुए जाते हैं। ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन है बेसिकली किसी भी फॉर्मूला को प्रूफ किया जा सकता है, जो फॉर्मूला प्रूफ मतलब जो फॉर्मूला पहले से बना हुआ है, ठीक है। इसमें आप सम ऑफ नेचुरल नंबर बोल लीजिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर बोल लीजिए, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर बोल लीजिए। इसको समझ में आया तो हम लोग और एक फॉर्मूला से डिस्कस करते हैं, ठीक है। सर ये जो स्टेप 1 वाला सर लेफ्ट हैंड साइड तो एक्चुअली सर 1 तो नहीं है, बल्कि 1 नहीं देखिए, जब हम लोग ये जो फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला को हमने लिखा ना, सम ऑफ इसका वो नाम ही है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब क्योंकि बात नेचुरल नंबर का हो रहा है तो 1 से शुरू होगा। 1 से शुरू नहीं होने से ये फॉर्मूला वहाँ पे काम नहीं करेगा, उसमें आपको मॉडिफाई करना होगा। अगर मान लीजिए आप ऐसे अगर मैं रैंडमली आपको दिखाऊं कि एक नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ कि 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस सपोज 100, यहाँ पे क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं हुआ तो इस वाले पार्ट में डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन ये है कि एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर आप समझते हैं या फिर याद होगा, जिसमें गैप सेम होने से आप कहीं से भी स्टार्ट हो कहीं पे भी खत्म हो, यू कैन फाइंड द सम। तो हम लोग चाहे कि हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक ही तरीका नहीं होता, आपको अगर इसमें मॉडिफाई करके मतलब इसका आगे में जो जो मिसिंग है, कॉल मिसिंग है 1 2 3 4, उसको प्लस भी करेंगे, उसको माइनस भी करेंगे, तब इसको जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी फॉर्मूले से करना है तो इसी लाइन को ऐसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है ना, कि 9 तक अलग से हमने प्लस कर दिया, क्यों कर दिया, ताकि इस फॉर्मूले को प्लस किया जा सके। 9 तक तो यहाँ पे था नहीं, इसको हमने खुद से प्लस किया ताकि इसको अप्लाई किया जा सके। तो जिसको खुद से प्लस करते हैं इसको वापस माइनस भी करते हैं। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये तो क्या इस फॉर्मूले से करना हो, तो अदरवाइज अगर आप चाहें कि एपी का फॉर्मूला यूज करते तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है। एपी सीक्वेंस एंड सीरीज, जीपी एपी, ये दोनों ही आपको चाहिए होगा। चलिए इसी तरीके से और एक फॉर्मूला को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला याद है आपको? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, sum of square of first and natural number। सर ये प्लस 11 कैसे 11 का अभी डिलीटेड हो गया, अभी का प्रेजेंट सिलेबस में नहीं है। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कहीं तक भी प्लस करना, नेचुरल नंबर है तो इसलिए 1 स्क्वायर से शुरू होना। इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। इसी फॉर्मूले को अगर प्रूफ करना हो 3 पार्ट में, सबसे पहला स्टेप 1 होता है कि m का वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। 1 लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला नंबर क्या है 1 स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना होता है 1। राइट हैंड साइड में फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई 6। इट इज 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 बाई 6 6 बाई 6 1। तो स्टेप 1 सक्सेसफुल, दोनों साइड में सेम आंसर निकला। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मींस n इक्वल टू 1 इज ट्रू, ठीक है। n इक्वल टू 1 इज ट्रू, तो n इक्वल टू 1 क्योंकि ट्रू मिला तो इसी का कॉन्फिडेंस में हम लोग ये मान लेते हैं स्टेप 2 में कि लेट n इक्वल टू k इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब होता है कि 1 स्क्वायर से लेके विच इम्प्लाई 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर, ठीक है ना।
n की जगह में k आपको k स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो जाएगा k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। दिस इज सेकेंड स्टेप। तो इसी सेकेंड स्टेप को यूज करना होता है या फिर हमें प्रूफ करना होता है थर्ड स्टेप में। स्टेप 3 क्या हो जाता है, लेट यहाँ पे हमने n इक्वल टू क्या लिया था, इसको यूज करना है किसके लिए, k प्लस 1 के लिए। तो हमेशा ये तीनों स्टेप से क्वेश्चन भी सॉल्व होता है या फिर प्रूफ करके दिखाना होता है। लेट n इक्वल टू k प्लस 1 लेट n इक्वल टू k प्लस 1। नाउ देखिए यहाँ पे भी आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि आपको आंसर निकालना है। यहाँ पर मुझे आप यहाँ पे n की जगह में k प्लस 1 लिखने से k प्लस 1 प्लस 1 2 इंटू k प्लस 1 2k प्लस 2 प्लस 1, आपको आंसर ये चाहिए। आपको पहले से इतना आइडिया हो जाता है कि आपको यहाँ पे n इक्वल टू k प्लस 1 बिठा के सॉल्व करके इसको यूज करके आपको आंसर ये वाला निकलना है। मोटिव तो ये। तो इसमें अगर n का वैल्यू k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू k प्लस 1 स्क्वायर, तो k प्लस 1 स्क्वायर से पहले कौन आएगा, k प्लस 1 स्क्वायर से पहले आएगा k स्क्वायर ना, k प्लस 1 से पहले आएगा k स्क्वायर, इसके बाद आएगा k प्लस 1 स्क्वायर। तो ये जो 1 स्क्वायर से लेके k स्क्वायर तक जो स्टेप 2 में हमने करेक्ट मान लिया था, तो 1 स्क्वायर से लेके k स्क्वायर तक इसी को लिखेंगे k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस k प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस k प्लस 1 स्क्वायर। तो इसी को मॉडिफाई करते हुए आपका ये आंसर निकला मोटिवेट। इसको मॉडिफाई ना आपको अगर पूछा जाए इस स्टेप में कॉमन क्या होगा, बिना कॉमन लिए तो आंसर मिल नहीं सकता। यहाँ पे भी k प्लस 1, यहाँ पे k प्लस 1 स्क्वायर, तो चाहे तो इस स्टेप में से k प्लस 1 को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। k प्लस 1 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, k इंटू 2k प्लस 1 बाई 6 प्लस k प्लस 1, ये बचा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसमें से k प्लस 1 वापस आप एलसीएम ले लें, इसमें से 6 और 1 का 6, k इंटू 2k प्लस 1 प्लस यहाँ पे 6 इंटू k प्लस 1, ठीक है ना। ये यहाँ पे फिर से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, k प्लस 1 चाहिए था, k प्लस 1 हमें मिल रहा है ऑलरेडी। तो बाकी कौन कौन सा है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। इन दोनों ब्रैकेट को थोड़ा सा और आप क्लोजली मॉनिटर करें तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए k प्लस 2, आपको चाहिए 2k प्लस 3, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो ऊपर वो नीचे 6 है k प्लस 1 है वो हमें दिख रहा है। बाकी जो ये वाला पार्ट है ना, इसको आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन एरर। जैसे कि कैसे सिंप्लीफिकेशन, अगर k प्लस 1 बाई 6 को बाहर रखा जाए तो यहाँ पे k इंटू 2k स्क्वायर k इंटू 1 k प्लस 6k प्लस 6, इसको अगर और थोड़ा सा चलिए ये 1 पहला स्टेप को मिटा के इसको प्लॉट करते हैं, इधर वाला मिटा देते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 को। क्या मिल रहा है, k प्लस 1 बाई 6 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6। तो ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक आप पॉलिनोमियल भी मान लो। इसको क्या किया जा सकता है, फैक्टराइजेशन 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6। फैक्टराइजेशन से हमें आप अगर इसको ग्रेटर ये में देखें तो यही मिलेगा आपको, ठीक है। देखते हैं 2 6 दा 12 ना, 12 3 4 दा 12, so 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 4k ना प्लस 6, क्या मिलेगा, k 2k प्लस 3 प्लस 2 2k प्लस 3 k प्लस 2 2k प्लस 3, k प्लस 2 2k प्लस 3, k प्लस 1 बाई 6 इंटू k प्लस 2 2k प्लस 3। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें समझने के लिए, k प्लस 1 ये 2 k प्लस 1 बाई 6
तो यहाँ पे अगर k प्लस 1 को आप n लिख ले तो यही फॉर्मूला क्या बन रहा है भाई? ये फॉर्मूला आपका क्या बनता हुआ दिख रहा है? n इंटू, इसको अगर n लिख लिया जाए, इसको अगर m लिख लिया जाए, इसको अगर m लिख लिया जाए तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक है, यही हमें प्रूफ करके दिखाना है। सो देयरफॉर n इक्वल टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। मेन आपको निकालना क्या है ना, k प्लस 1 को रिप्लेस करके, वो आपको पहले से आइडिया होता है, उसी के मुताबिक आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करने को कोशिश करना है एक्चुअली। ठीक है, तो इसी ये जो टॉपिक है ना, वो इसी तरीके से आप कोई क्वेश्चन कुछ भी हो, मैथमेटिकल इंडक्शन है, आपको कोई ना कोई एक फार्मूला दिया हुआ होगा, उसी फार्मूले के मुताबिक आपको बोलेगा ये आएगा तो आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में ये वाला नहीं आ सकता, नहीं आएगा। सब्जेक्टिव में आपको कोई भी इक्वेशन देगा, कोई भी क्वेश्चन देगा, बोलेगा बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव इट बाय 3 स्टेप, पहले 1 फिर k प्लस। तो बाकी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको मिलता है आप ट्राई कीजिए। 11 का अगर पुराना वाला बुक आपको मिलता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, तरीका मैं आपको बता दिया। ठीक है, 3 स्टेप में, हाँ मेनली थर्ड स्टेप, बाकी 2 स्टेप में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थर्ड स्टेप में आपका बेटर आइडिया के लिए आपको निकालना क्या है वो पहले साइड में आप रख लीजिए, उसके मुताबिक आप अप्रोच टू सही रखें, मिल जाएगा। कुछ पूछना है चैप्टर से? मैथमेटिकल इंडक्शन में सिलेबस में और क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं तो एक बार इसमें प्रोसेस ऑफ प्रूफ ऑफ बाय इंडक्शन द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स सिंपल एप्लीकेशन, इतना ही चाहिए जितना हमने अभी बोला। ठीक है, इसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, इतना एक्स्ट्रा बोल के भी वही एक ही स्टेप है इसमें। इसमें कल का क्रॉस मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं, या फिर देखिए मैं ये सोच रहा था 10 वाला पहले कर लेना। 10 में आपको और क्या क्या सीखना है, जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज, उसका AP2 है, साथ में GP को भी सीख लेना होगा। फिर आपका ट्रिगोनोमेट्री है क्लास 10 से, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इसके अलावा और क्या था क्लास 10 का, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम। उससे पहले सीक्वेंस इसको कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री तो इसको एज ए होल जाना होगा, इसको सिर्फ क्लास 9 10 वाला करके फ़ायदा नहीं, 11 को भी साथ में ही रखना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी 11 को साथ में रखना होगा। हम लोग काम करेंगे कि अभी जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना उसको कर लेंगे, उसके बाद ये दोनों साथ में होगा तो ये दोनों सीक्वेंस एंड सीरीज को कर लेंगे, सरफेस एरिया को कर लेंगे। एक नेक्स्ट 2-3 दिन का क्लास, आज तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला भी थोड़ा सा शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक प्रोसेस के थ्रू जाना होगा, जितना सिलेबस है ना हमें ये कोशिश करना है स्पेशली। आप अगर मुझसे पूछें कि जो जिसमें टाइम ज़्यादा देना होगा उसमें तो देना ही है, उसका कोई आपका अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, जैसे कि कैलकुलस ना, उसमें तो आपको टाइम देना ही है। बाकी जिसमें टाइम कम देने से भी चलेगा तो उसमें हमें टाइम कम में ही खत्म करने की कोशिश करना होगा ताकि एक बेटर आइडिया आपको मिल सके। द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड to solve pair of linear equation in two variables.
मान लेते देयर आर टू इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equals 0, a2x plus b2y plus c2 equals 0. इसका फॉर्मूला को समझने के लिए ऐसे समझते हैं, यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया, तो यहाँ पे 1. जो कोफिशिएंट है उसको एज इट इज इसका नीचे लिखते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 and we'll think like it is continuing. ऐसा नहीं कि a1 b1 c1 खत्म हो गया फिर क्या, फिर अगेन a1 a2 फिर अगेन b1 b2 फिर अगेन c1 c2, it will go on like that. समझने के लिए आसान है. क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला बनता कैसे है, उसके लिए सबसे पहले आप एक जगह में x लिखिए, बीच में एक लाइन दीजिए, फिर y लिखिए, बीच में एक लाइन दीजिए, y यहाँ पे 1 लिखिए, बीच में एक लाइन दीजिए. तो ये लाइन का नीचे क्या होगा, लाइन का नीचे को समझने के लिए देखिए यहाँ पे ये जो x है ना, जब x का नीचे क्या आएगा बोला जाए तो x जिस रो में है जिस कॉलम में, आपको मैट्रिक्स को देखा था, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, x जिस रो में है जिस कॉलम में उसको हटा देना है. अच्छा करो ये चारों में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर आपको डिटरमिनेंट वाला याद है तो पहले किसको काउंट करते हैं, ऊपर से नीचे. इट इज b1 c2 minus b2 c2. दिस इज फॉर x. x के लिए आप ऐसे इसका ऊपर में ऐसे लेके रख सकते हैं कि x a1 a2 y b1 b2 1 c1 c2. x के लिए ये चला गया तो this one minus this one. सिमिलरली अगर आप y के बारे में देखें x y 1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 ना. जब यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा कि जब y के लिए देखेंगे ना, जब y के लिए देखेंगे आपको एक चीज ये ध्यान, या ये वाला ध्यान देने वाली बात है थोड़ा सा. y इस रो में है इस कॉलम में है ना, ये दोनों तो नहीं है, बट ये नहीं सोचना है कि इसके साथ इसका डायरेक्ट होगा कि, इसलिए मैंने बोला कि ये रोटेशन बेसिस पे इस c1 c2 है फिर कौन आएगा a1, ये दोनों नहीं आ सकता. कौन आएगा, इन चारों में से देखना, इन चारों में से कौन आएगा, c1 a2 minus c2 a1. कंटिन्यूअस को हमें पीछे नहीं जाना, उसको a1 b1 हो गया, इससे लिख दो. मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगेन a1 a2 b1 b2 c1 c2. तो जब y के लिए देखा जाए कि y का नीचे क्या आएगा, तो y के लिए क्या होता है कि हमें यहाँ से शुरू नहीं, हमें सोचना है कि ये इधर है, ठीक है ना, ये इधर है. तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई c1 a2 minus c2 a1, c1 a2 minus c2 a1, ठीक है. इधर चलेंगे, इधर चलेंगे. 1 के लिए सिंपल, 1 के लिए अगर आप नोटिस करें x y और इधर हो गया 1, यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो ये 1 यहाँ पे है तीनों का बीच में a1 b2 minus a2, ठीक. तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ से दो पार्ट मिल रहा है कि x by b1 c2 minus b2 c1 is equal to 1 by a1 b2 minus a2 b1. दूसरा आपको मिल रहा है कि y by c1 a2 minus c2 a1 is equal to 1 by a1 b2 minus a2 b1. ठीक है, ये भी इसके साथ इक्वल, ये भी इसके साथ इक्वल. हमें क्या चाहिए, x और y. तो x का वैल्यू क्या है, ये इक्वल बेस में तो x इक्वल क्या होता है, b1 c2 minus b2 c1 a1 b2 minus a2. सिमिलरली यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा, y इक्वल c1 a2 minus c2 a1 a1 b2 minus a2. तो ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली अप्लाई करने से हमें मिल ही जाता है. आपको फार्मूला तो कैसे बना वो मैंने समझा दिया, फार्मूला याद नहीं रखने से भी हो जाएगा. तो करें
ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन कुछ भी हो, क्वेश्चन से तो मतलब नहीं है आपका, अगर प्रोसेस आपको मालूम है ना। बात यह है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कब करने के लिए दे सकते हैं। इफ़ इट इज़ ए यू कैन से ऑब्जेक्टिव में तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में आपको मेथड बोल के तो फ़ायदा नहीं है आपको। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लाई में, देन ओनली वी नीड टू सॉल्व। बाकी तो कोई उतना इशू नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से ही आपको करना है बोल के। अगर डायरेक्ट सिर्फ आपको आंसर निकालना है, आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं। इधर इट कैन बी एलिमिनेशन, इट कैन बी सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड हो सकते हैं। बट द थिंग इज, जब हमें स्पेशली मेंशन कर दे, इन दैट केस वी नीड टू डू इन दिस मेथड। तो हमें सिर्फ कैसे निकालते हैं वो याद होने से आप फार्मूला आराम से बना भी सकते हैं, आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर बात किया जाए अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में टोटल 3 पार्ट आते थे ना। अगर आप नाम वगैरह आपका याद ही होगा, क्या क्या था, एपी, जीपी एंड एचपी। एचपी क्या था, एरिथमेटिक। एक तो था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक था हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हमें ये सिलेबस में हार्मोनिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, एक बार देखिए तो। हार्मोनिक नहीं है क्या? हार्मोनिक नहीं है ना? हार्मोनिक नहीं है ना? सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी और जीपी है। एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है ना। चलिए, सीक्वेंस एंड सीरीज पहले समझते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था कि सीरीज ऑफ नंबर्स ना, सीरीज ऑफ नंबर्स हैविंग सेम गैप ना, गैप सेम होने से, सेम गैप, जैसे कि एग्जांपल के लिए सपोज 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 8 लिख दिया, 11 लिख दिया, 14 लिख दिया ना, 17 लिख दिया, 20 लिख दिया, 23 लिख दिया। तो सीरीज ऑफ नंबर्स जहाँ पे जो गैप है, तो यहाँ पे 2 के बाद 5 आया, कितना इंक्रीज हुआ, 3 इंक्रीज हुआ। 5 में से 3 आया, 5 के बाद 8 आया, फिर अगेन 3 इंक्रीज हुआ, देन अगेन 3 इंक्रीज हुआ, देन अगेन 3 इंक्रीज हुआ, अगेन 3 इंक्रीज हुआ ना, अगेन 3 इंक्रीज हुआ, अगेन 3 इंक्रीज हुआ। तो जब सेम नंबर इंक्रीज होते हुए कोई नया नया नंबर हमें मिलता रहता है, तो इसको कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी, सीरीज ऑफ नंबर्स हैविंग सेम गैप। इसलिए नॉर्मली डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं कि सेम गैप। नाउ सेम गैप कितना होगा उस पर मैटर नहीं करता, बट द मेन मोटिव इज कि गैप सेम होना चाहिए। गैप सेम नहीं होने से उसको हम लोग एपी नहीं कह सकते या फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कह सकते। नाउ जो गैप होता है, जो हम लोग बार बार गैप बोल रहे हैं, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि जब भी एक एपी लिखा जाता है, जो पहला वाला नंबर होता है उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म ना, उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को ए भी लिखते हैं, A1 भी लिखते हैं, दोनों ही चलता है। सेकेंड वाले को सेकेंड टर्म ना, सेकेंड टर्म A2। थर्ड वाला थर्ड टर्म, that is A3. Fourth one is fourth term, that is A4. Fifth one is fifth term, that is A5. Then sixth term, that is A6. Seventh term, that is A7, and it goes on like that. ठीक है, and it goes on like that. Now ऐसा करते करते जो आखिरी वाला नंबर होता है, इसको इन जनरल हम लोग मान लेते हैं nth टर्म। ठीक है ना, आखिरी वाला बोल के नहीं, हमें जहाँ तक चाहिए होता है कोई भी क्वेश्चन में, हमें जहाँ तक चाहिए उसको nth टर्म मान के चलता है इस और जो गैप होता है, उस गैप को हम लोग क्या नाम से कहते हैं, कॉमन। जो गैप होता है, हम लोग जो बोल रहे हैं कि सेम गैप होना चाहिए, उस गैप को हम लोग क्या नाम से कहते हैं, कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से, जिसको निकालने के लिए a1 माइनस a1, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, या फिर डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म ना, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का बीच में जो भी डिफरेंस है, जो भी माइनस करने से आंसर मिलता है, उसी माइनस को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। उसी माइनस को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस ना, कॉमन डिफरेंस आपको ये समझना है, जैसे इस क्वेश्चन के लिए ये जो सिचुएशन हमने लिया, एग्जांपल लिया, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। कॉमन डिफरेंस प्लस में भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस माइनस पे भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। आपको अगर मैं बोलूँ क्या ये एपी है 2 2 2 2 2, क्या ये एपी है? यस ना, ये एपी है, यस, बिकॉज यहाँ पे इंक्रीज कुछ नहीं हो रहा है। इंक्रीज कुछ नहीं हो रहा मतलब डिफरेंस कितना है? 0 है। डिफरेंस इज 0 इन दिस केस। डिफरेंस पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मैं 9 7 5 3 1 ऐसे लिखो, डिफरेंस नेगेटिव में, बिकॉज डायरेक्टली अगर कॉमन डिफरेंस निकाला जाए सेकेंड माइनस फर्स्ट, दैट इज नेगेटिव में हमें मिलता हुआ दिखेगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आपको मालूम होना चाहिए या फिर समझ में आना है कि ये जो टर्म्स बन रहे हैं ना, टर्म कैसे बन रहा है आप थोड़ा सा एनालाइज करना। जैसे a2 इस क्वेश्चन के लिए, इस एग्जांपल के लिए a2 क्या है? 5। कैसे बना? 2 के साथ 3 प्लस होके बना। 2 के साथ 3 प्लस हुआ मतलब 2 क्या था? फर्स्ट टर्म, और 3 क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब a2 क्या बन रहा है आपका? a प्लस डी, है कि नहीं? सिमिलरली अगर आप a3 को नोटिस करें, a3 कैसे बन रहा है? a3 कितना है? 8। कैसे बना? पहले 2 था, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ। दैट मीन्स a प्लस डी। दैट मीन्स सेकेंड थर्ड टर्म को कैसे लिखा जाता है? a प्लस 2d, a प्लस 2d। सिमिलरली आप फोर्थ टर्म को नोटिस करें, फोर्थ टर्म 11 कैसे बना? पहले 2 था, फिर 3 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 3 प्लस। इसका मतलब पहला 2a, फिर d, फिर d, फिर d। तो ये मैं आपको nth टर्म का फॉर्मूला को समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए, आप अगर इन फार्मूलाज का जो स्ट्रेटेजी है या फिर कैसे हर एक टर्म आता है, आपको अगर किसी ने पूछा 10 टर्म, तो आप इस प्रोसेस से क्या निकालें, कैसे निकालेंगे? 2 होने से d का सामने 1, 3 होने से d का सामने 2, 4 होने से d का सामने कितना? 3। तो 10 टर्म क्या हो जाएगा फिर? a प्लस 9d, है कि नहीं? आपको अगर किसी ने 30 टर्म पूछ लिया तो क्या हो जाएगा? a प्लस 29d ना, a प्लस 29d। तो बेस्ड अपॉन हमें कौन सा टर्म चाहिए उसके मुताबिक a के साथ a प्लस 9d, a प्लस 10d, बेस्ड अपॉन कौन सा टर्म है। लेकिन उसी तरीके से इसी प्रोसेस के साथ जो हमने बोला कि जो लास्ट में आखिरी वाला नंबर होता है उसको क्या कहते हैं? nth टर्म। ठीक है ना, nth टर्म। इसी nth टर्म को अगर इसी प्रोसेस से इसका फॉर्मूला को लिखा जाए तो क्या बनता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना। n माइनस 1 किस लिए आया? क्योंकि जो भी टर्म होता है d का सामने 1 लेस होता है। 1 लेस, इट में बी एनीथिंग। तो यहाँ पे अगर n हुआ तो d का सामने n माइनस 1 होता है। n क्या है? अगेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो दिस इज़ वन ऑफ द फार्मूला। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द फार्मूला जहाँ पे हमें nth टर्म, मतलब लास्ट टर्म बोल लीजिए आप, कोई भी टर्म बोल लीजिए, nth टर्म, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, d कॉमन डिफरेंस, a आपका फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म। तो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, हमें समझ में आना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, लिख लीजिए लिखने से। सर ये हम सर ये पेपर वाले की बात करें तो स्कूल लेवल का है सर? स्कूल लेवल का, स्कूल लेवल का कॉलेज लेवल का तो नहीं है? नहीं, कॉलेज लेवल का आपका पीजीटी वाला होता है। पीजीटी का आप अगर एग्ज़ाम देने जाएगा तो उसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेगा वो थोड़ा बहुत कॉलेज डिग्री से रिलेटेड होगा। अगर आप टीजीटी का आप सिलेबस तो चलिए, पीजीटी में भी आपका कॉलेज रिलेटेड ही सिलेबस दिया होता है, बट जो क्वेश्चन लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा हाई लेवल के होते हैं, जबकि टीजीटी में थोड़ा सा आपको लेवल लो भी मिलेगा। प्लस यू कैन से कि उसमें कॉन्सेप्ट तो पूछ लेगा, क्योंकि एज यू आर अप्लाइंग फॉर दैट एग्जाम, दैट इज़ अ टीचिंग जॉब तो ऑब्वियसली आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेगा।
ठीक है, तो बात किया जाए इसमें, इसके बाद जो टर्म्स हम लोग एपी में लिखते हैं उन टर्म्स को प्लस किया जाए तो मिलता है सम ना। तो जैसे दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला, कोई भी रैंडम टर्म हो किसी भी एपी में, कोई भी एक रैंडम टर्म हो तो वी कैन फाइंड दैट टर्म एंड द सम। सम कैसे लिखते हैं, एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 ट्वाइस है प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज द सम फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला जैसे यहाँ पे n अगेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कितने नंबर को प्लस करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस। तो ये सब चीज़ आपको चाहिए सम निकालने के लिए। एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए, अभी जो हमने लिखा था 2, 5, 8, 11, 14, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक तो है कि अप टू सपोज 50 टर्म फाइंड सम, सपोज ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, कि 2, 5, 8, 11, 14 ऐसे करते करते अप टू 50 टर्म हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इन दैट केस सम निकालने के लिए हमें n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। क्लियरली यहाँ पे n का वैल्यू मेंशन कर दिया कि अप टू 50 टर्म। तो n क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर को, 50 नंबर को। इसके अलावा a कितना है, पहला नंबर 2, और कॉमन डिफरेंस गैप कितना है 3 ना। तो सम ऑफ 50 टर्म एस एन, एन मतलब कितने नंबर को प्लस करना है, n/2 50/2 2a is 2 plus n-1 50-1 into d is how much, 3, that is 25 whole 2 into 2 4 plus 49 into 3 147, 25 into 151, ठीक है, 25 into 151 कितना हो जाएगा, 25 5 125 7 12 3775, ठीक है। दिस इज जहाँ पे हमें डायरेक्टली बोल दिया जाए कि n का वैल्यू इतना है, a इतना है, d इतना है, तो सम कितना होगा। तो दिस इज डायरेक्टली। लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन और भी है जो मैं दिखाऊंगा अभी सम में ही। अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो फाइंड सम, जैसे 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस आपको सपोज 495। इसलिए मैं थोड़ी देर पहले आपको नेचुरल नंबर के टाइम पे ये बता रहा था कि आप चाहे तो उसमें एपी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं सम को निकालने के लिए, बिकॉज वहाँ पे गैप क्या था, नेचुरल नंबर जब भी बोला जाता है तो उसमें गैप सेम ही मान के चलते हैं हम लोग कि गैप सेम है। तो गैप सेम है तो इन दैट केस यहाँ पे भी आप नोटिस करें, यहाँ पे गैप सेम है, लेकिन सम का फॉर्मूला देयर आर एक्चुअली 2 फार्मूलाज ऑफ सम। मैं दोनों ही चीज़ आपको बताऊंगा अभी। एक फार्मूला तो हमने यहाँ पे लिखा, दूसरा फार्मूला सम का कुछ ऐसे लिखा जाता है, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस l, ऐसे भी लिखा जाता है। l को हम लोग क्या मानते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं ना। लास्ट टर्म nth टर्म को नहीं बोलते हैं क्या, वो भी बोलते हैं, बट होता क्या है, nth टर्म बेसिकली हमें जहाँ पे ज़रूरत हुआ उसको nth टर्म मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे 10 टर्म a प्लस 9d, 20 टर्म a प्लस 19d, ये जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, nth टर्म्स का फॉर्मूला से बन रहा है। बट द थिंग इज, इस फॉर्मूले को कब यूज़ करते हैं, जब हमें पहला नंबर भी मालूम होता है, आखिरी नंबर भी मालूम होता है, n भी मालूम होता है ना। क्या इसको ही यूज़ करना है, इसको नहीं कर सकते, दोनों को ही, अपना मर्जी, ठीक है। लेकिन इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ तभी अप्लाई किया जा सकता है जब हमें पहला वाला नंबर और आखिरी वाला नंबर दोनों ही मालूम हो। बट द थिंग इज, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि बिना n को मालूम किए आप कभी भी किसी भी एपी का आंसर नहीं निकाल सकते। तो अगर n का फॉर्मूला या फिर n का वैल्यू अननोन है तो n का वैल्यू को निकालने के लिए ही इस an टर्म को या फिर an का फॉर्मूला को बनाया गया ना। an का फॉर्मूला से n कैसे मिलेगा, हमने बोला कि जो लास्ट में लिखा हुआ होता है उसको nth टर्म कहते हैं, लास्ट टर्म भी कहते हैं। nth टर्म बार बार चेंज, जो ज़रूरत है वो nth टर्म, जो लास्ट में है दैट इज़ l। तो दोनों में उतना खास डिफरेंस नहीं है, कभी कभार एक बन जाता है, कभी कभी अलग बन जाता है, कोई इशू नहीं है। n कभी भी अननोन हुआ तो n को निकालने के लिए हमेशा यही फॉर्मूला काम में आता है, a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या है 495 इक्वल a कितना है 5 प्लस
n माइनस वन, यहाँ पे a कितना है 5 ना, d कितना है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, a2 माइनस a1 15 माइनस 5 दैट इज हाउ मच 10 ना, वैल्यू ऑफ d इज 10। इसको सॉल्व करके n का वैल्यू कैसे निकाले, 5 इस तरफ आएगा तो 495 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 490, 10 इस तरफ आने से डिवाइड ना, इक्वल हाउ मच n माइनस 1 कितना मिला 49, 0 0 कैंसिल, माइनस 1 इस तरफ प्लस 1 इक्वल टू n, हाउ मच 50 इक्वल टू n। ठीक है, n का वैल्यू कितना मिला 50। तो इस n का वैल्यू ये हमने a और d निकाला, ये हमने n का वैल्यू निकाला, बिकॉज बिना n के आप इसको भी यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको भी यूज़ नहीं कर सकते, n तो चाहिए। कोई भी सम का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आपको n का वैल्यू चाहिए, बिना n का वैल्यू के आप नहीं निकाल पाएंगे। अभी आप चाहे तो इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, n/2 a प्लस l, n कितना है आपका, कितना मिला 50/2, a कितना है 5, l कितना है, l मतलब लास्ट 495, तो कितना बन रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो 25 इंटू 500 दैट इज़ 12500। दिस इज द आंसर फॉर सम ना। आप इसमें से भी 12500 मिलेगा, आप चाहते हैं कि आप मैं उस फार्मूला से नहीं करूँगा, मैं इस फार्मूला से करूँगा, तब भी आप चेक कर सकते हैं। s 50/2 2 ऐसे 2 इंटू a कितना 5 प्लस n इज़ 50 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 10। फिर भी आप चेक करें तो 25 इंटू 2 इंटू 5 10 प्लस 49 इंटू 10 490 दैट इज़ 25 इंटू 500 दैट इज़ 12500। तो कैसे भी कोई भी फार्मूला से करें आप, इन दोनों में से आपको सेम आंसर ही मिलता हुआ दिखेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग आंसर मिलेगा। दिस इज़ अबाउट सम and the nth term, sum and the nth term। ठीक है, मिटा दो। तो कभी कभार अगर आपको n दिया हुआ है तब तो आप डायरेक्टली कर लेंगे, n नहीं दिया हुआ है तो nth टर्म का फॉर्मूला से आप n का फॉर्मूला पहले निकाल लेंगे, n का वैल्यू पहले निकाल लेंगे, उसके बाद करेंगे। नाउ एरिथमेटिक मीन को देखते हैं। एरिथमेटिक मीन, now mean average, now if there are two numbers are in AP then arithmetic mean को AM भी लिखते हैं, तो arithmetic mean इन दोनों का कैसे लिखते हैं, A प्लस B/2। arithmetic mean बहुत ही सिंपल है कि जितने भी नंबर्स का arithmetic mean निकालने के लिए बोलेगा, हम उन हर एक नंबर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और जितने भी ऑब्जर्वेशन है या फिर जितने भी नंबर्स है उससे डिवाइड करेंगे। अभी अगर ऐसे 3 नंबर हुआ जो एपी में है, तो इन तीनों नंबर का arithmetic mean कैसे लिखा जाएगा, A प्लस B प्लस C बाई हाउ मच 3। आपको 3 टर्म एपी में है, आपको एक चीज़ और यहाँ से आइडिया होना चाहिए कि अगर ये तीनों टर्म एपी में है, कभी कभार कि इन तीनों में से अगर कोई एक वैल्यू अननोन हुआ ना, b हमें ऐसा दिया हुआ है, मान लेते 3x 8 सपोज 9 ना, 3x 9, मैं पूछ लूँ कि x का वैल्यू क्या होगा अगर ये तीनों एपी में होना है तो, ठीक है। तो इन दैट केस एपी क्या है, बेसिकली एपी d है, d सेम है तो एपी है। d क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म।
सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, वो दोनों का आंसर सेम होना है, गैप सेम होना है। तो अगर इसी ए बी सी अगर तीनों ए पी में हुआ तो क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, या फिर 2b इक्वल टू ए प्लस सी, या फिर b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। आप अगर डिटेल में समझे कि b का वैल्यू कैसे निकाले या फिर आप इसको और ज़्यादा सिंपल बनाना चाहे तो इसको और इसको प्लस करें, 3 + 9 बाई 2 a प्लस सी बाई 2, दिस विल बी हाउ मच 6। दिस x का वैल्यू कितना होना चाहिए ना, 6 ही क्यों होना चाहिए, गैप सेम होना चाहिए ना, गैप सेम नहीं होने से तो नहीं होगा। तो एक चीज़ ये भी बनता है कभी कभार, एक तो अगर एरिथमेटिक मीन पूछ लिया तो तीनों को प्लस करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, उसी हिसाब से इफ़ देयर आर सो मेनी नंबर्स a1 a2 a3 a4 ना अप टू an, अगर ये AP में है तो इतने सारे नंबर का एरिथमेटिक मीन कैसे लिखा जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑफ देम ना, सम ऑफ ऑल ऑफ देम डिवाइडेड बाय n, sum of all of them divided by n. This is the formula we applied for arithmetic mean. ठीक है, सीक्वेंस का सर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, ये यूज नहीं कर पाएगा। सेम नहीं होने से एपी का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएगा। हाँ, सेम नहीं हो कि क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि वो जीपी है क्या, वो एचपी है क्या, वो भी तो एक मैटर करेगा, ठीक है ना। तो एरिथमेटिक मीन में आपको इतना ही मालूम होना है जितना हमने बताया। इसके अलावा बाकी ये पार्ट उतना काम का पार्ट तो है नहीं, फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि किसी दिन आकर आपको एपी में क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम ऑफ 3 टर्म ना, सम ऑफ 3 टर्म्स, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए a माइनस डी ए प्लस डी ऐसे टाइप का नंबर ले सकते हैं ताकि इन तीनों को प्लस किया जाए तो d कैंसिल हो जाएगा, d कैंसिल होने से आपका a का वैल्यू मिल जाएगा। एपी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेन मोटिव क्या होना चाहिए, a और d का वैल्यू निकालना, a और d मिल जाएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है सम ऑफ 4 टर्म तो इसको आप सॉल्व करने के लिए काफ़ी बार ऐसे लेते हैं a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। सिमिलरली अगर कहीं पे लिखा हुआ है सम ऑफ 5 टर्म्स तो a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d, इस टाइप का टर्म्स हम लोग लेते हैं, ठीक है। ना उसी हिसाब से अगर हम लोग जीपी को देखा जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के देखा जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जीपी भी कहते हैं, जीपी। एपी में सेम नंबर बार बार क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जीपी में सेम नंबर, यू कैन से same number continuously, same number continuously multiplied, सेम किसके साथ मल्टीप्लाई, फ्रॉम द, जैसे कि एपी में कॉमन डिफरेंस कहते थे ना हम लोग, तो वहाँ पे डिफरेंस कब होता है, माइनस करने से। यहाँ पे होता है कॉमन रेशियो ना, इसको इस तरीके से समझते, मान लेते 2 ना, सपोज 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा 4, अगेन 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो 8, 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो 16, 2 मल्टीप्लाई किया तो 32, 2 मल्टीप्लाई किया तो 64 एंड इट गोज ऑन लाइक दैट, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन एपी एंड जीपी। एपी में सेम नंबर प्लस होता है, यहाँ पे सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है ना। मल्टीप्लाई वाला नंबर होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, होने को कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी जो पहला नंबर है दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म, जैसे एपी में बताते थे फर्स्ट टर्म, इसको भी ए या फिर a1 कहते हैं। सेकेंड टर्म, दिस वन इज थर्ड टर्म,
this one is fourth term, and in the same way fifth term, sixth term, in the same way लास्ट में nth term, ठीक है ना, nth term। तो यहाँ पे जो नंबर कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होता है और नया नया नंबर मिलता जाता है उसको कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को 8 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इस तरीके से लिखते हैं, पहले a2 माइनस a1 था, अभी a2 डिवाइडेड बाय a1 लिखते हैं सेकेंड में से, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। a3 बाय a2, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म में से किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को अगर आप डिवाइड करते हैं पीछे वाले से आगे वाले को, देन यू विल बी गोइंग टू गेट द कॉमन रेशियो, ठीक है ना। कॉमन रेशियो फिर आपको मिल जाता है। फिर इसमें भी अगर आप फार्मूलाज को देखें कि nth टर्म an, दैट इज nth टर्म का फार्मूला जैसे हमने एपी में मॉडिफाई करके आपको बना के दिखाया था, ठीक वैसे ही आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। बट द थिंग इज, अगर इसको आप समझना चाहे, जैसे a2 क्या है 4, कैसे बना 2 इंटू 2 कैसे बनता है a इंटू आर, a क्या था 2, r क्या था 2, a3 8 कैसे बना 2 इंटू 2 कैसे बना a इंटू आर दैट इज a r स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे nth टर्म a r n माइनस 1 फॉर्म में होता है। 8 डायरेक्टली नहीं आया ना, 8 कैसे आया, पहले 2 था, 2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे हो रहा है ना। तो इसलिए बार बार उसको r लिखते हैं। यहाँ से आप अगर 10th टर्म निकालना चाहे तो क्या होगा a r 9, यहाँ से अगर आप 30th टर्म निकालना चाहे तो a r 29, आपको 100th टर्म निकालना है तो a r 99। दिस प्रोसेस गोज ऑन, ठीक है, दिस प्रोसेस गोज ऑन ना। इसी एपी में इसी जीपी में अगर आपको सपोज 10th टर्म निकालना है तो क्या बनेगा 2 इंटू ना r 2 to the power 9 दैट इज 2 to the power 10, लाइक दिस काइंड ऑफ। क्योंकि इस यहाँ पे a का वैल्यू भी 2, r का वैल्यू भी हमने क्या लिया 2 लिया ना। r क्या है, जिससे मल्टीप्लाई होता है वो नंबर 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम कि r का वैल्यू क्या होगा। बट द थिंग इज, सम का जो फॉर्मूला है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए जीपी ना, सम का फॉर्मूला देखिए, जब आप चीज़ों को मल्टीप्लाई करके बनाता है तो नंबर बहुत ज़्यादा भी होते हुए आपको दिखेंगे। ऐसा तो नहीं कि नंबर छोटा छोटा आपको मिलेगा। अभी अगर मैं बोलो 2 to the power 10 का वैल्यू कितना होगा, व्हाट यू विल से, बहुत ज़्यादा होगा। 2 to the power 10 कितना होगा 512 आई थिंक ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जीपी में जो सम होता है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो सम का फॉर्मूला है उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। एक तो किया गया कि r का वैल्यू 1 से ज़्यादा या फिर r का वैल्यू 1 से कम ना। r का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को अलग अलग फार्मूला यूज़ करना, दोनों सेम फार्मूला है। अगर आप मैं लिख के दिखाऊँ, यहाँ पे सम का फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखते हैं, a rn माइनस 1 बाई r माइनस 1, a फर्स्ट टर्म, यहाँ पे दोनों को लिखा के फिर लिखता हूँ, यहाँ पे a 1 माइनस आर एन बाई 1 माइनस आर। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इतना ही है कि पहले r 1 से ज़्यादा होने से r को पहले लिखते हैं, r 1 से कम होने से r को सेकंड में लिखते हैं। कॉमन रेशियो सर अगर 1 से ज़्यादा होता है बड़ा वाला, और सर ये a10 बाई 2 into 2 to the power 9 ये बेस अगर सेम होता है पावर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना। तो ये सर a10 में क्यों है? नहीं, ये नॉर्मली मैंने ऐसे लिया कि अगर a10 इस जीपी में से अगर a10 पूछ लेता तो ऐसे कोई रैंडम ले ना। यहाँ पे आपको a कितना है, फर्स्ट टर्म ना, a इज फर्स्ट टर्म, देन r इज कॉमन रेशियो एंड n इज नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे भी अगर आपको टर्म मालूम नहीं है तो आपको टर्म कहाँ से निकालना होगा, यही से निकालना होगा, n का वैल्यू। बाकी यहाँ पे सम का फॉर्मूला तो हमने बताया, सम का फॉर्मूला बताया, nth टर्म का फॉर्मूला बताया ना। यहाँ पे बहुत बार डिपेंड करता है, आपको आंसर इस फॉर्म में रखना है। जैसे कि अगर नॉर्मली आपको इसी जीपी का, ये जो जीपी हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा, इसी का अगर सम सपोज ऐसे दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इस एपी में से क्या हो जाएगा, जहाँ पे a का वैल्यू 2, r का वैल्यू 2
फार्मूला अगर इसको यूज़ करें ए आर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन टू टू द पावर एन 20 माइनस वन बाय 2 माइनस वन, तो 2 माइनस वन 1 डायरेक्टली 2 टू द पावर 20 माइनस वन। नाउ यही देखिए 2 टू द पावर 20 आपको निकालने में बहुत टाइम लग जाए, तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है, उस फॉर्म में आप उसको मॉडिफाई कर पा रहे हैं नहीं पा रहे। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 2 नहीं लिखे, ऑप्शन में 4 लिखा हुआ हो। 4 लिखा हुआ है मतलब ये जो 2 टू द पावर 20 को आप ऐसे भी तो मॉडिफाई कर सकते हैं ना, डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऐसा है कि अगर पावर थोड़ा सा ज़्यादा है तो जो आंसर होगा या फिर ऑप्शन होगा वो पावर में ही होगा। ऐसा नहीं कि उसका आंसर को निकाल के फिर पुट करके फिर हमें बताया कि 2 टू द पावर 20 का वैल्यू पुट करो, सो दैट इज़ ए क्वाइट बिग, जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा तो उतना वो लोग नहीं पूछता है, ठीक है। हाँ, पावर 8 9 ना 7 6 उतना उसमें डायरेक्ट आपको आंसर लिख के दे सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ना इसमें और एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जिसको जीएम भी लिखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन अगर कोई भी दो नंबर जीपी में है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन कुछ ऐसे लिखा जाता है, a इंटू बी स्क्वायर रूट या फिर a इंटू बी टू द पावर ऑफ 1/2। नाउ यहाँ पे 1/2 क्यों आया? इसको ज्योमेट्रिक मीन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जितने नंबर्स जीपी में होंगे उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हर एक नंबर को मल्टीप्लाई तो करना ही होगा, लेकिन पावर में 1 बाय दैट मेनी नंबर आता है हमेशा। 1 बाय दैट मेनी नंबर के 2 नंबर है तो 1/2, 3 नंबर है तो 1/3, 4 नंबर हो गया जीपी में। अगर 4 नंबर जीपी में हुआ तो इन चारों नंबर को अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए दिया जाए, तो इन चारों को मल्टीप्लाई करना होगा और पावर कितना आ जाएगा 1/4। इसी तरीके से a1 a2 a3 अप टू an अगर जीपी में हुआ तो उसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिखेंगे? a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an, एन पावर कितना हो जाएगा 1/n, ठीक है। जितने नंबर्स हैं उन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 बाय दैट मेनी नंबर इन पावर, 1 बाय दैट मेनी नंबर इन पावर। ठीक है, तो दिस आर द पार्ट वी शुड नो फ्रॉम दिस चैप्टर। यही सब पार्ट। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा पार्ट आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि कभी कभार काम आता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किसी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप टर्म को क्या ले सकते हैं? टर्म्स को a/r a/r ऐसे ले सकते हैं। फिर आपका अगर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स तो आप a/r क्यूब a/r ar क्यूब ऐसे ले सकते हैं आप। जीपी में प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स अगर लिखा हुआ है तो इसको आप a/r स्क्वायर a/r ar स्क्वायर ऐसे लेके चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। बिकॉज ऐसे क्यों लेते हैं? अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो हर एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म मिल ही जाएगा। जैसे कि एपी में हमने बताया कि a/d सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे a/r सबसे इम्पोर्टेंट है। दिस आर द पार्ट वी शुड नो फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो आज यही तक। आप लोग जाके इसका क्वेश्चन आंसर भी ट्राई करें। ठीक है, नेट पे तो मिलेगा, एक जो ग्रुप मैंने क्वेश्चन भेजा था उसमें भी होगा, तो देखिए उसको तो डिस्कस होगा ही। वैसे फ़िलहाल स्टार्टिंग के लिए जो बेसिक मटेरियल आपको मालूम होना चाहिए इन चैप्टर को करने के लिए वो मैं आपको बता दी।
रेशियो क्या है, किससे मल्टीप्लाई, आपको अगर मैं बोलूँ किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, आप क्या क्या ले सकते हो, व्हाट आर द योर पॉसिबिलिटीज। आप 1 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप 1 से कम भी ले सकते हैं। 1 किस लिए रखा, 1 के साथ आप जैसे एपी में 0 प्लस करने से सेम नंबर रहता है, जीपी में तो मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई में आप क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे सेम होने के लिए, 1, तो तब तो सेम नंबर मतलब 2 2 2 2, दैट मीन्स कॉमन रेशियो इज़ 1, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता ना। वो 1 के लिए क्यों फार्मूला नहीं है, अगर आप देखें, अगर 2 2 2 2 ऐसे इसका सम क्या निकालेंगे, जितना बार 2 है उस 2 के साथ उतना मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो उसमें कोई जीपी का फार्मूला नहीं बन रहा है, इसलिए 1 के लिए कोई डायरेक्टली फार्मूला हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है, आइदर लेस देन 1 और मोर देन 1। और अभी ऐसा नहीं कि आप मोर देन 1 में लेस देन 1 वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते, कोई इशू नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ठीक से करने से हो गया, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर विल गेट बैक टू टुमारो, ठीक है।